के बारे में। और आज जो नई क्रॉप्स लेंगे मस्टर्ड के बारे में पढ़ेंगे हम कि मस्टर्ड के लिए जेट आईसीआर बीएचयू में और कृषि प्रवेशक में कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं और 12th एग्जाम में कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में आज हम संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं मस्टर्ड होती है, बोटनी नेम इसका ब्रेसिका जूनसिया, जिसे हम भारत की सरसों भी से हम कहते हैं। फैमिली आती है इसकी कुर्सीफेरी। कौन सी आती है? कुर्सीफेरी। उद्गम, अधिकांश वैज्ञानिक इसका जो उद्गम स्थान मानते हैं वो चीन को मानते हैं, या मानते हैं कि इसको भारत को मानते हैं, या मानते हैं दक्षिणी पश्चिमी एशिया को। पहले भी जेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि सरसों का उद्गम स्थान किस देश को माना जाता है, तो हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने उसका आंसर कौन सा दिया था? हमने चीन दिया था। तो हम देखते हैं कि विश्व में सरसों का सबसे अधिक उत्पादन व क्षेत्रफल, विश्व की अगर बात करें हम कि विश्व में सरसों का सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो कहाँ पर है? भारत में है। इसीलिए भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। मतलब विश्व में सरसों के क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और उत्पादन में कौन सा स्थान है? अगर उत्पादन की बात करूं मैं तो उत्पादन में स्थान है कौन सा? दूसरा स्थान है। ये तो बात होगी, अपने कहा कि अपने विश्व की बात हो गई कि विश्व में सरसों का सबसे अधिक क्षेत्रफल है वो तो कहां पर है? भारत में। मतलब विश्व में सबसे अधिक खेती कहां होती है? अपने सरसों की भारत में होती है। और उत्पादन की बात करें तो उत्पादन कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। अगर बात करें हम कि भारत में सरसों का सबसे अधिक उत्पादन, भारत में सरसों का उत्पादन की बात करें हम, क्षेत्रफल हो चाहे वो उत्पादन हो, क्षेत्रफल में और उत्पादन में दोनों में स्थान प्रथम है किसका? राजस्थान राज्य का। मतलब सरसों के क्षेत्रफल में और उत्पादन में दोनों में क्या है? राजस्थान राज्य में क्या है? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है क्षेत्रफल में और उत्पादन में। इसीलिए जो सरसों है वो राजस्थान की क्या है? प्रमुख तिलहनी फसल। क्या है? प्रमुख तिलहनी फसल है राजस्थान की। कौन सी? सरसों। अगर बात करें हम कहाँ की? राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान में सरसों का जो सबसे अधिक उत्पादन है, सरसों का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है अलवर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ होता है? अलवर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? सबसे अधिक उत्पादन होता है। और क्षेत्रफल की बात करें हम कि राजस्थान में सरसों का क्षेत्रफल में जो जिला अग्रणी है वो है गंगानगर सबसे क्या है? अग्रणी है। तो ये तो बात होगी इसकी अपने क्षेत्रीय वितरण की कि विश्व में सरसों का सबसे अधिक क्षेत्रफल है वो भारत में है। इसीलिए क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर कौन दे जाता है? भारत आता है। उत्पादन की बात करूं मैं तो उत्पादन में दूसरा स्थान है। भारत में सरसों की जो सबसे अधिक जो खेती होती है, चाहे वो क्षेत्रफल में हो चाहे वो उत्पादन में हो, तो राजस्थान कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अगर बात करें हम किसकी? राजस्थान राज्य की बात करते हैं तो राजस्थान राज्य में सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है सरसों का वो तो है गंगानगर में। और उत्पादन कहाँ होता है? अपने अलवर में। जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में स्थित है। इसके बाद देखते हैं कि सरसों की जो खेती होती है वो हल्की लवणीय सारे मृदाओं में इसी खेती हम आसानी से कर सकते हैं। मतलब हल्की लवणीय सारे मृदाएं होती है वहां सरसों की खेती हम आसानी से कर सकते हैं। सरसों के बीजों का जो परीक्षण भार है, सरसों के बीजों का जो बीज होते हैं सरसों के, उनके बीजों का अगर हम परीक्षण भार की बात करें, हम टेस्ट वेट की बात करते हैं, तो परीक्षण जो भार होता है वो होता है 5 से 6 ग्राम। कितना होता है? 5 से 6 ग्राम। तो परीक्षण भार के बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे कि परीक्षण भार होता है 1000 बीजों का भार, उसे क्या कहते हैं? हम परीक्षण भार कहते हैं। तो सरसों का जो टेस्ट वेट कितना होता है? 5 से 6 ग्राम होती है। एक होती है तोरिया सरसों। कौन सी होती है? तोरिया सरसों। इस तोरिया सरसों का जो परीक्षण भार होता है वो 3 से लेकर के 3.5 ग्राम होता है। इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि सरसों के बीजों का जो परीक्षण भार होता है कितना होता है? 5 से 6 ग्राम होता है।
और जो तोरिया सरसों होती है उसके बीजों का जो परीक्षण भार होता है कितना होता है 3 से 3.5 ग्राम होता है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि सरसों के तेल में जो तीव्र गंध आती है, सरसों के तेल में तीव्र गंध आती है वो क्यों आती है? सरसों के तेल में तीव्र गंध आती है सिनीग्रीन। कौन सा आता है? सिनीग्रीन, या होता है थायोसाइनेट। थायोसाइनेट, इस कारण क्या आती है? सरसों के तेल में क्या आती है? तीव्र गंध आती है, जिससे हम जैसे कई बार देखते हैं कि सरसों के तेल में क्या आती है? तीव्र गंध आती है। वो क्यों आती है? सिनीग्रीन या थायोसाइनेट के कारण, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सरसों के तेल में तीव्र गंध कारण क्या है? सिनीग्रीन या थायोसाइनेट के कारण आती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि सरसों के तेल में एक ग्लूकोसिलेट होता है, ग्लूकोसिलेट, ग्लूकोसिलेट। ये सरसों के तेल में क्या होता है? ग्लूकोसिलेट होता है। अगर इसकी 0.5 ग्राम मात्रा भी कोई अगर यूज करता है मानव, तो उसमें रोग होता है कौन सा? घेंगा। कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होने की इसमें क्या होती है? संभावना बढ़ जाती है। कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग हो जाता है। सरसों के जो तेल होता है उसमें होता है इरुसिक अम्ल। कौन सा होता है? इरुसिक अम्ल, ये होता है इरुसिक अम्ल। अगर इस इरुसिक अम्ल होता है, इसकी मात्रा उसमें ज्यादा होती है, तो जो हृदय के रोगी होते हैं उनके लिए तेल क्या होता है? उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है? इरुसिक अम्ल की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। इसीलिए जो हृदय के रोगी होते हैं उन रोगियों को सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए या किसी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। अब कई बार हम देखते हैं कि सरसों के बीजों के साथ में, ये सरसों के बीज होते हैं और सरसों के बीजों के साथ में सत्यानाशी के अगर बीज मिल जाते हैं तो रोग होता है ड्रोप्सी। इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा भी गया है कि सरसों के बीजों के साथ में सत्यानाशी के अगर बीज मिल जाते हैं और उस तेल का अगर हम उपयोग करते हैं तो रोग कौन सा होता है? ड्रोप्सी। ड्रोप्सी को हम कह सकते हैं जलोधर। क्या कह सकते हैं इसे हम? जलोधर भी से हम कह सकते हैं। क्या कहेंगे? जलोधर रोग भी हो जाता है। सरसों का जो प्रमुख खरपतवार है वो खरपतवार है ओरोबेंकी। कौन सा है? ओरोबेंकी है, जो क्या है? सरसों का प्रमुख क्या है? खरपतवार है। कौन सा? ओरोबेंकी। मतलब एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो ये तो प्रश्न हो गए थे अपने जेट में पूछने वाले कि सरसों के तेल में गंध क्यों आती है? सिनीग्रीन या थायोसाइनेट के कारण आती है। सरसों के तेल में क्या होता है? इरुसिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इसका तेल हृदय रोगी के लिए क्या होता है? उपयोगी नहीं होता है। ऐसे ही बात करें कि सरसों तेल में क्या आता है? ग्लूकोसिलेट आता है। अगर इसकी मात्रा 0.5% से भी अधिक होती है तो रोग कौन सा होता है? घेंगा या गोटर रोग उसमें हो जाता है। अगर सरसों के बीज सत्यानाशी खरपतवारों के बीजों के साथ मिल जाते हैं तो रोग कौन सा होता है? ड्रोप्सी या कौन सा होता है? जलोदर होता है। उस सरसों का जो प्रमुख खरपतवार है कौन सा होता है? ओरोबेंकी होता है। कौन सा होता है? ओरोबेंकी। एक वैरायटी होती है कैनोला। कैनोला एक वैरायटी है सरसों की जो 00 किस्म है। कैसी है? 00 किस्म कौन सी होती है? कैनोला। मतलब कैनोला जो वैरायटी होती है सरसों वैरायटी कैसी है? डबल जीन वाली कौन सी है? वैरायटी है। सरसों का जो फल होता है उसे कहते हैं सिल्लीकुआ। क्या कहते हैं? सिल्लीकुआ कहते हैं। सरसों के फल को कहते हैं सिल्लीकुआ, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि सिल्लीकुआ क्या है? सरसों का प्रमुख फल है। तो ये तो हो गया अपने इसका बेसिक, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि जीट में ही और आईसीआर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसके बाद में अगर हम बात करें हम इसकी सरसों के वर्गीकरण की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की अगर बात करूं मैं, सरसों का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किया गया है 6 प्रकार से। देखते हैं हम कि कौन कौन सरसों आती है। जैसे बात करूं मैं इंडियन मस्टर्ड, कौन सा है? पहला इंडियन मस्टर्ड, इसको बोलते हैं ब्रेसिका जूनसिया। ब्रेसिका जूनसिया, जिसकी हम भारतीय सरसों भी कहते हैं ब्रेसिका जूनसिया को।
इसका जो अन्य नाम है वो है राया, लाहा या रायडा, राया, लाहा या रायडा इसे कह सकते हैं। तो ये तो कौन सी होगी, इंडियन मस्टर्ड, इंडियन मस्टर्ड। इसके बाद में जो दूसरा वर्गीकरण आता है वो आता है ब्लैक मस्टर्ड। कौन सा आता है, ब्लैक मस्टर्ड। इसे कहते हैं ब्रेसिका निग्रा, ब्रेसिका निग्रा कहेंगे। अब ब्रेसिका निग्रा का जो अधिकांश हम उपयोग करते हैं, किसमें करते हैं, मसालों के रूप में, किसमें करते हैं, मसालों के रूप में इसका हम उपयोगी करते हैं। किसका, ब्लैक मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड ब्रेसिका निग्रा उपयोग किसमें होगा, मसालों के रूप में। तीसरा वर्गीकरण आता है इसका हिल मस्टर्ड। कौन सा आता है, हिल मस्टर्ड। इसे कहते हैं ब्रेसिका रोंगोसा। क्या कहेंगे इसे, ब्रेसिका रोंगोसा कहेंगे। इसे कहते हैं पहाड़ी राई। क्या कहते हैं इसे, पहाड़ी राई इसे कहते हैं। हिल मस्टर्ड को कहेंगे पहाड़ी राई। अब आता है अगला वर्गीकरण रैपसीड। रैपसीड को बोलते हैं पीली सरसों, पीली सरसों कहेंगे। इसे कहते हैं ब्रेसिका, ब्रेसिका कंप्रेस्टीज वेराइटी येलो सरसों, ब्रेसिका कंप्रेस्टीज वेराइटी येलो सरसों। इसके बाद में आगे आता है रैपसीड, इसे बोलते हैं काली सरसों, काली सरसों। तो ब्रेसिका कंप्रेसिस्ट वेराइटी कौन सा आएगा, ब्लैक मस्टर्ड। कौन सा आएगा, ब्लैक मस्टर्ड मतलब काली सरसों। इसके बाद आता है ब्रेसिका एल्बा, ब्रेसिका एल्बा। इसे कहते हैं व्हाइट मस्टर्ड, व्हाइट मस्टर्ड। इसे कहेंगे उजली राई। तो ये तो किया हमने इसका क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किया है, 6 प्रकार से किया है कि इसको जो अलग अलग वर्गीकरण बांटा गया है कि मसाला के रूप में कौन सा काम में लेंगे, पहाड़ी राई कौन सी होती है, राई, राया, लाड़ा किसे कहते हैं। तो पहला तो हमने किया था इसका कौन सा, इंडियन मस्टर्ड। क्या कहेंगे इसे, ब्रेसिका जोन्सिया। इसे कहेंगे राई, राया या लाड़ा कहेंगे। फिर आता है ब्लैक मस्टर्ड, इसको कहते हैं क्या कहेंगे इसे हम, ब्रेसिका निग्रा कहेंगे, मसाला के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तीसरा आता है हिल मस्टर्ड। क्या कहेंगे इसे, ब्रेसिका रोंगोसा कहेंगे, पहाड़ी राई से हम कह सकते हैं। फिर आता है रैपसीड, पीली सरसों, ब्रेसिका कंप्रेस्ड वेराइटी येलो सरसों। फिर आता है रैपसीड, काली सरसों, ब्रेसिका कंप्रेस्ड वेराइटी ब्लैक मस्टर्ड। फिर आता है कौन सा, ब्रेसिका एल्बा व्हाइट मस्टर्ड, इसे कहेंगे हम उजली राई। तो ये तो हो गया इसका अपना जनरल इंपोर्टेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके बाद में देखते हैं कि सरसों की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए, किस प्रकार की मृदा होनी चाहिए, कौन कौन सी वेराइटियां लेंगे, कौन कौन सी किस्मों की हमें बुआई करनी चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके, और कौन कौन सी वेराइटियां बोए जो हमें अच्छा उत्पादन देती है, कौन कौन से कीट रोग लगते हैं उसका हम नियंत्रण किस प्रकार करते हैं, बुआई का समय विधि कौन सा होता है और कितनी मात्रा में हमें बीज का उपयोग करना चाहिए, और जो रोग होते हैं उसका हम कंट्रोल किस प्रकार करते हैं वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।